तुम्हारे सारे खून में है, तुम लोग साले पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तुम डॉक्टर होके सीए एनआरसी पे क्यों बोलते हो? अपनी शर्ट को चबा गया था, इतनी भूख लगती थी कि जेल के बाहर की जो घास थी उसको खाता था। मुझे जो है हवा में चिकन, मटन, पेस्ट्री, केक दिखाई देते थे और मैं पकड़ने के लिए दौड़ता था। नंगा कर दिया जाता था, एक आदमी हाथ पकड़ लेता था, एक आदमी पैर पकड़ लेता था और तब तक मारते थे जब तक मैं शायद बेहोश ना हो जाऊं। मुझे याद नहीं है कब तक मारते थे। तभी एक बात दिमाग में आई थी कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। हेलो एंड वेलकम टू द सियासत डेली, और मैं हूं हादिफ निसार। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से हम मुलाकात करवाएंगे जिनके बारे में आपने सुना तो होगा पहले, लेकिन आज हम उनके ज़ुबानी उनकी कहानी सुनेंगे। तो इन शख्स का नाम जो है ये है डॉक्टर कफ़ील खान। तो हमारे साथ आज सियासत के ऑफिस में डॉक्टर कफ़ील खान जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर कफ़ील खान, आपका वेलकम मैं करता हूँ और शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आप यहाँ पे आए, हमारे साथ टाइम दिया आपने। तो मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि डॉक्टर कफ़ील खान जो है ये एक हीरो है, लेकिन एक हीरो को कुछ साल पहले मीडिया ने और सरकार ने एक विलन के तौर पे पेश किया आपके सामने। ये ऐसे शख्स है जिन्होंने 2017 की जो घटना हुई गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, इन्होंने वहाँ पे बच्चों की जान बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उस चीज़ का इनको काफ़ी खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो आज हम इनके साथ उस सारी घटना के बारे में, राजनीति के बारे में, यूपी के बारे में और इस पूरे देश के हालात जो है उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो डॉक्टर कफ़ील, आपने काफ़ी समय जेल में बिताया। आपकी इनफैक्ट ये जो बुक हमारे साथ है इनकी, इन्होंने अभी किताब लिखी है जिनमें, इस किताब में इन्होंने वो गोरखपुर में जो बच्चे उस टाइम मरे थे उनकी सारी डिटेल्स बताई हैं कि उस रात क्या हुआ, कैसे इन्होंने कोशिश की बच्चों को बचाने की और कैसे फिर बाद में इनके ऊपर एक्शन हुआ, इनको सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इनकी किताब में डिटेल में है, लेकिन हमारे साथ आज हैं तो आज हमें ये बता देंगे। तो डॉक्टर कफ़ील, आप हमें एक ब्रीफली उस रात की जो अगस्त 2017 में जो गोरखपुर के उस हॉस्पिटल में घटना घटी, तो आप हमें थोड़ा, हमारे व्यूवर्स जो है उनको आप ब्रीफली थोड़ा अंदाज़ा दीजिए कि क्या हुआ, क्या था उस रात को वहाँ पे। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सियासत का। जब मैं हैदराबाद नहीं भी रहता हूँ, तेलंगाना में नहीं रहता हूँ, तो मेरी खबरें जो हैं वो छपती हैं, लोगों तक पहुँचती हैं मेरी बातें। तो जहादुद्दीन साहब से भी, और ज़हीर साहब जो है उन्होंने अभी हमारी बुक लॉन्च भी हैदराबाद प्रेस क्लब में हुई, तो वो थे वहाँ पे। तो सबसे पहले तो उनका शुक्रगुजार हूँ। और बात 2017 की है तो मेरे ख्याल से सबको वो कहानी पता है। मैंने ये बुक सिर्फ इसलिए लिखी कि ना सिर्फ मेरी कहानी की बातें की जाती है, उन 80 माँओं की भी कहानी आपको पता होनी चाहिए जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने सामने दम तोड़ते देखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार ने जो है वो 68 लाख रुपए पेमेंट नहीं किए थे, सिर्फ 10% कमीशन के चक्कर में। 500 दिन जेल रखा है। जूनियर डॉक्टर था, सबसे जूनियर डॉक्टर। 8 अगस्त 2017 को 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया था, और ये इंसिडेंट 10 अगस्त 2017 का है, 1 साल पहले। और मुझे सुपरिटेंडेंट बना दिया गया, मुझे वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया, मुझे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दिया गया। सोने जा रहा था और एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है और बच्चे दम तोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ, जिसके भी जिस्म में दिल होगा और दिल वो धड़कता होगा, वो किसी भी बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता है। तो मेरे साथ 16 जूनियर डॉक्टर भी थे, स्वीपर्स थे, वार्ड बॉयज थे, नर्सेस थी, सब थे। लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई डिस्कनेक्टेड अराउंड 7:30 PM on 10th of August 2017 and started only on 13th of August 2017 2 AM। तो 54 घंटे जो है ऑक्सीजन नहीं थी। हर आधे घंटे पे एक बच्चे की मौत हो रही थी, और हम सिलेंडर जो ला रहे थे वो भी काफ़ी नहीं थे।
ख़त्म हो जा रहे थे। 5 सिलेंडर 10 सिलेंडर जो भी हम लाते थे वो ख़त्म हो जा रहे थे। एक माहौल जो है वो आपको कहूँगा दर्दनाक हादसा है जिसे मैं खुद भूलना चाहता हूँ, पर लोगों तक ये सच्चाई बताने के लिए ही मैंने किताब लिखी है, क्योंकि मेरे बारे में बात की जाती है। और आपने अगर किताब पढ़ी होगी तो मैंने 6-7 चैप्टर सिर्फ उस 54 घंटे पे ही लिखा है। मुझे आज भी याद है वो 3 साल की बच्ची जो अचानक से जो है उसकी सांसें रुक गई और हमने रिससिटेट करना चाहा और ईटी ट्यूब से ब्लड आने लगा, और ना सिर्फ उनके माँ बाप रोए, हम भी रोए थे। तो एक हादसा ऐसा है जिसे मैं इसे मैन मेड मैसेकर कहता हूँ। 400 बच्चे थे, 63 बच्चों को हम बचा नहीं पाए पूरी कोशिश करने के बावजूद। किसी को 13 साल बाद बच्चा पैदा हुए थे, कोई तिरुपति गया था, किसी ने जो है 4 बहनों के बीच में एक भाई मिला था, किसी को 4 भाइयों के बीच में एक लड़की पैदा हुई थी। तो एक ऐसी मुझे लगता है कि जो भी हमने उन 54 घंटों में देखा वो पूरे इंडिया ने अप्रैल में 2021 में पूरे इंडिया ने महसूस किया, जब जो है पूरा कोरोना की जब सेकेंड वेव एक सुनामी मैं कहता हूँ वो आई थी। और उस वक्त जो है मेट्रोज लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में भी लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, मरते रहे। वैसे ही इट वाज लाइक अ एक्यूट डेजा वू सिचुएशन, और मेरे ख्याल से वो एक ट्रिगर था मेरा एक किताब लिखने का। अच्छा, तो आपने कितने सिलेंडर ऐसे अरेंज किए? आपकी बुक में वो सब मेंशन है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि आप थोड़ा इस पर रोशनी डालें। मैं जो एविडेंस के साथ बुक लिखी है, और कितने सिलेंडर की बात कीजिए तो खुद आरटीआई में गवर्नमेंट ने माना है कि 500 सिलेंडर्स जो है उन 2 दिनों में 54 घंटों में लाए गए थे। और ये चार्ट आप देख सकते हैं जिसमें सिलेंडर्स के जो एक सीरियल नंबर होता है, जैसे कार का एक चेसिस नंबर होता है, बाइक का होता है, ऐसे सिलेंडर्स का सीरियल नंबर होता है। ये सारे सिलेंडर नंबर हैं, और ये लॉग बुक है उस दिन जो सिलेंडर्स आए थे, और आप देख सकते हैं उसमें लिखा हुआ है डॉक्टर कफील खान ने दिए। तो मैंने जो है कोशिश की थी, और 500 सिलेंडर हम लोगों ने 54 घंटों में अरेंज किए थे, पर वो काफ़ी नहीं थे। मैं बार बार कहता हूँ लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो एक चार्ट है, वो भी मैंने यहाँ पे लगाया है, आप देख सकते हो। अगर आपने पढ़ा होगा ये टैंक ख़त्म हो गया था, और ये सप्लाई पूरे हॉस्पिटल की ख़त्म हो गई थी। सिर्फ बच्चे नहीं मरे थे, 18 एडल्ट भी मरे थे, उनकी कोई बात नहीं करता है, इसलिए ये किताब मैंने लिखी है। जी, तो कैसा फील हुआ फिर आपको उसके बाद कि आपने काफ़ी कोशिश की, और ऊपर से आपका पर्सनल भी इसमें एक इंसान के तौर पे इंसान को काफ़ी, बिकॉज आफ्टर ऑल हम लोग भी ह्यूमन बींग्स है, इमोशंस है हमारे साथ अटैच्ड। तो जब हम ऐसी घटनाएं खुद देखते हैं एज अ डॉक्टर, आपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि कैसे बच्चे तड़प रहे थे, उनके माँ बाप तड़प रहे थे, तो आपने वो सब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। आपसे जितना हो सका आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगाई, उसके बावजूद भी कुछ बच्चों की जान तो चली गई। और उसके बाद फिर आपके साथ जो सरकार ने बर्ताव किया, तो कैसा फील हुआ आपको उस समय के बाद? आपको लग रहा होगा कि आपने तो भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर सरकार ने आपको ही एक विलन के तौर पे पेश किया कि जी ये है डॉक्टर कफील, जिन्होंने जो जिम्मेदार है उन मौतों के। सरकार को तो पहले जो है उनको अपनी नाकाफी छुपाने के लिए उनको एक बलि का बकरा चाहिए था। इनिशियली दे स्टार्टेड टू बरी द होल इंसिडेंट। अगर आपको याद होगा तो हेल्थ मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगस्त में तो मौतें होती रहती हैं। जी 2016 में 18.5 बच्चे मरे थे, 2017 में 20.5 बच्चे मरे हैं। 0.5 मतलब उन्होंने नंबर्स के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से बच्चों को देखा था। मुझे लगता है कि एक बलि का बकरा खोजना था, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल जान होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता, तब भी योगी जी वही करते। पर जब खान नाम आ जाता है तो इट्स इजी टू सेल स्टोरी। मैं आपके व्यूवर के लिए पढ़ना चाहूँगा वो पेज
कैसे मैं हीरो से विलन बन गया। जब मुझे 13 अगस्त को योगी जी ने बुलाया था तो मुझे लगा था मुझे शाबाशी मिलेगी और मैं खुशी खुशी गया था। I would just read it for you. Unsuspecting of what was to come, I entered the cubicle where the UVIP stood and greeted everyone. I had imagined that I would receive a pat on the back, but instead, I was met with the pin-drop silence. Everyone simply stared at me. The Chief Minister stared at me, ignoring my greeting. He was fuming. His face was flushed and he was angry. तो तू डॉक्टर कफील है। जब उन्होंने तू कहा तो उर्दू में हम जो है तू और आप में बहुत फर्क है जी। मतलब I acknowledge, yes sir, I was disturbed by the way he was addressing me with the pronoun tu, indicating disrespect. I could tell something was not right. The CM then turned to a consultant and asked, ये 4-5 सिलेंडर लाके कितनी जिंदगी बचा ली? Inside my head, my voice was screaming, not 4 or 5, we arranged 500 cylinders in those 54 hours. तो तू सोचता है सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे। उन 4 वर्ड्स ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। और ये मुझे कहा नहीं गया था, ये एक्चुअली जो है उस वक्त यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा सर थे, उनको एक सिग्नल दिया गया था कि आप चुप रहिए। और कुछ मीडिया के सेलेक्टेड पर्सन थे उस रूम में उस वक्त, जो दिल्ली और मुंबई में बैठे अपने स्टूडियो में चीखने लगे रात के 9 बजे प्राइम टाइम में कि 70 बच्चों का कातिल। उसी मीडिया ने मुझे 2 दिन पहले हीरो वस्ता मसीहा बनाया था। एहसास नहीं था कि ये होने वाला है। और आपने अगर बुक पढ़ी होगी तो मैंने जब मेरी वाइफ ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में, तो मैंने कहा था अभी गया और अभी आया जी। और वापस आ पाया 9 महीने बाद ही। FIR होता है, जेल होती है। जेल बहुत खौफनाक थी, दर्दनाक था वो लम्हा, पूरी फैमिली टूट गई, तो एहसास नहीं था। और लेकिन मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा कि एक हदीस है कि अगर आप एक भी ज़िंदगी बचा लेते हो तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। जी जी। तो इवन टुडे if I have to do it again, I would do it again. I have no regret. अगर एक भी ज़िंदगी बचानी होगी तो मैं, अगर मुझे फिर से वो काम करना होगा तो मैं करूँगा ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये जो आपको बेसिकली बलि का बकरा बना दिया उस समय पे, आपको टारगेट किया, ये इसलिए भी किया क्योंकि आप वोकल थे? कोई और अगर होता शांत इंसान जो शायद बात नहीं करता ज़्यादा, तो उसके ऊपर ऐसा शायद ना करते, आप एक थ्रेट उनको नज़र आए कि ये तो बोलने वाला डॉक्टर है? क्योंकि आपने अपनी किताब में भी जिक्र किया है कि आपने उससे पहले जब योगी आदित्यनाथ हॉस्पिटल का मुआयना करने आए थे तो आपने एक प्रेजेंटेशन भी दी थी उनके सामने। मैंने मणिपाल से MBBS MD किया है और हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से होती है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम है बच्चों का इलाज करना, और किसी भी हॉस्पिटल में लाइट थोड़ी देर के लिए जा सकती है, पानी थोड़ी देर के लिए बंद हो सकता है, और ऑक्सीजन नहीं बंद हो सकती। अगर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इट्स अ इमरजेंसी एसेंशियल ड्रग एंड यू कांट इवन स्टॉप फॉर सेकेंड्स। आपको एक ऐसे एग्जांपल दूंगा कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अल्लाह का ये निज़ाम है, जब तक पेट में रहते हैं तो माँ के खून से, माँ के ऑक्सीजन से पलते हैं, बड़े होते हैं। जब बाहर आते हैं तो उनको फ़ौरन दे इमीडिएटली क्राइड, जब वो रोते हैं तो वो ऑक्सीजन उनको मिलती है उनके लंग्स में, फेफड़ों में। तो अगर 30 सेकंड, हमारी ट्रेनिंग में ये सिखाया गया था, अगर 30 सेकंड भी देरी हो गई तो उनका दिमाग जो है परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो वहाँ तो 54 घंटे ऑक्सीजन नहीं थी, तो ये एहसास नहीं था। और ना सिर्फ सरकार ने, मीडिया ने भी जो है मुझे विलन बनाया। तो मैं तो बस इतना कहूँगा कि एज अ डॉक्टर वो लम्हे बहुत दर्दनाक थे। और जब हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स ला रहे थे तो उस वक्त ये लग रहा था कि जो है किसी भी तरह से बच्चों की जान बचाई जाए। और मैं उस वक्त, आपको अगर पता होगा कि सीमा सुरक्षा बल जो बॉर्डर फोर्स है, उन्होंने भी ट्रक दिए थे, सिलेंडर्स दिए थे, हमने जो है उनकी भी मदद ली थी। लाइफ इज टफ,
उस वक्त ये एहसास नहीं था कि ज़िंदगी जो है इस मोड़ पे ले जाने वाली है। जी जी। अच्छा, तो फिर जब आपको जेल हुई, जेल में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हम क्योंकि जेल के बारे में ज़्यादा लोगों को तो मालूम रहता नहीं है, तो जेल में डॉक्टर कफील खान के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो जेल की थोड़ी सी एक्सपीरियंस हमें आप बता दीजिए। आपने जो पूछा कि मैं वोकल ज़्यादा था, तो उससे पहले मैं बता दूं कि वोकल नहीं था। आप अगर आपने पढ़ा होगा तो इनिशियली तो हम लोग डर गए थे और सबने कहा कि चीफ मिनिस्टर एंग्री हैं, तो कुछ दिनों का गुस्सा होगा, ठीक हो जाएगा। तो सही मायने में तो उस वक्त चुप हो गया था और नहीं बोला था। और आपको बता दूं कि 9 महीने तक नहीं बोला था। जेल में जाने के बाद भी घर वालों ने, किसी ने भी, सबने ये कहा कि सरकार से लड़ना बहुत मुश्किल है। जेल जेल है। जेल तो जिस बैरक में हम लोग रहते थे वो 180-200 लोग रहते थे। एक टॉयलेट होता था और जेल में आपको काम दिया जाता है करने का। तो इस इंसिडेंट से पहले जब भी मैं किसी होटल में भी जाता था तो पहले सबसे पहले टॉयलेट दिखता था कि साफ है कि नहीं। और मुझे जो काम दिया गया था रोज़ सुबह टॉयलेट साफ करना और बैरक की झाड़ू पोछा करना, तो सफोकेशन होता था, गर्मी बहुत थी। फिर जाड़ा जब आया तो खिड़कियाँ बड़ी बड़ी होती थी सलाखें की वजह से, तो मुश्किल दौर था। और लेकिन ये जेल में ये भी बात है कि आपके पास अगर पैसा है तो आप अगर किसी बड़े पोस्ट पे रहे हों तो आपके लिए ज़िंदगी आसान होती है। मेरे ही बगल में मंत्री जी, आपने शायद नाम सुना होगा, गोरखपुर में एक मंत्री जी थे जो 3 टाइम के, वो बगल के बैरक में रहते थे और वो अकेले रहते थे। टीवी थी, बेड था, कूलर था, 4 लोग उनका सेवा करने के लिए थे। तो पैसा अगर आपके पास है तो जेल आपके लिए आसान होती है, नहीं है तो आपको एक चीप स्लेव की तरह बिहेव किया जाता है। तो मतलब कहते हैं कि अभी आपने आर्यन खान की बात सुनी होगी कि किस तरह से जो है उनके साथ जो है वो पूरी मीडिया जो है, मुझे लगता है फार्मर्स प्रोटेस्ट को दबाने के लिए एक मुहिम चलाई गई और पूरे टीवी पे हम बार बार अरे आर्यन खान सुन रहे थे। पर जेल में तो चरस और गांजा जो है वो हर मतलब 50 रुपए की पुड़िये में सबको मिलता था। अच्छा, अंदर पूरा सब? यस, आई हैव गिवन द रेट कार्ड आल्सो। अच्छा, पूरा मैंने उस जेल के जो चीज़ें जो हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो किस तरह से आपकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। Doctors, even doctors were not left out of earning machine. The jail doctor received commission based on how they certified healthy and resourceful business at the time of admission. अगर आप 10,000 रुपये देंगे तो डॉक्टर लिख के दे देगा कि आप बीमार हैं और जेल में ही जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे आप एडमिट हो जाओगे और आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। As well as the sales of the drugs such as Alprax, clonazepam, diazepam, tramadol and cough syrup. ये दवाएं जो हैं ये रिस्ट्रिक्टेड हैं, ये आप ऐसे नहीं दे सकते, पर वहाँ बिकती थी। You don't want to work, pay the कच्ची बैठकी of 200 per day or the पक्की बैठकी of 2,000 per month. You want to meet your family or friends, pay the मुलाकात fee of 50 or the पक्की मुलाकात amount of 2,000 which allow you to meet your girl behind the wall of the meeting area. अच्छा. Homesick, pay 50 to call your family, or if you want to keep the mobile phone, pay 2,000 rupees. So you can, if you have money, you can get a cheap slave. पर हम लोगों के साथ तो जो है मुझे लगता है कि इंस्ट्रक्शन था तो चूड़ी टाइट करके रखना, जो कहते थे जेलर साहब कि जी। तो मतलब जेल में जो है ये एक पैरेलल यूनिवर्स है, अलग दुनिया चल हाँ, रही है। मैंने लिखा हुआ है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चीफ मिनिस्टर है, कौन जेल मिनिस्टर है, प्रिजन मिनिस्टर है। यूपी की जेल बहुत क्राउडेड है। जिस प्रिजन में हम लोग थे 800 कैदियों की जगह थी, 2000 रहते थे। इसी तरह से मथुरा में जब मुझे रखा गया था तो 500 लोगों की रहने की जगह है, लेकिन 1500 लोग रहते थे और उसमें से कई बैरक जो है VIP बैरक होते थे।
तो जेल का जो सिस्टम है वो प्रिजन कॉप से लेके जेल मिनिस्टर तक और जेल और फिर मुख्यमंत्री तक जो चेन है वो टूटती नहीं है। वो अपना पैरेलल सिस्टम है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मुख्यमंत्री है, कौन प्रिजन मिनिस्टर है। अच्छा, तो कोई कोई दोस्ती वोस्ती हुई जेल में, जैसे क्योंकि आपने काफ़ी समय बिताया वहाँ पे, तो फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें से किसी के साथ आपकी अच्छी दोस्ती बनी या कुछ? हाँ, जेल में हर बैरक में एक राइटर होता है, एक्चुअली वो मॉनिटर होता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जैसे क्लास में होते हैं लोगों को रखने के लिए। और तो शैलेश सिंह जो है मेरे राइटर थे और उससे मेरी अच्छी दोस्ती, मैं कहूँगा अगर जेल में किसी से दोस्ती हुई तो उनसे ही हुई। और लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जेल में जो है यूपी के खासकर जेलों में 40% मुस्लिम्स हैं। तो जो है कभी प्रिजनर से से कभी मुझे जो है कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने हमेशा मेरी मदद की, चाहे वो कभी फल ला के दे देते थे, चाहे कभी जो है बैठ के बातें करते थे, चाहे कभी चादर दे दी बैठने के लिए। तो जेल के प्रिजनर्स जो है उनका हमेशा से मेरा साथ अच्छा बिहेवियर रहा। तो जैसे जब आप जेल गए, आपको मतलब इंसान को मालूम पड़ जाता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, तो आपके मन में थी क्या आशा कि आप कितने 8 महीने जेल में रहे पहले? जी, तो 9 महीने के बाद फिर आपको रिहा कर दिया। तो आपको आशा थी कि, क्योंकि जैसे हमने काफी कहानियां सुनी है, लोग 14-14 साल ऐसे ही जेल में सड़े रहते हैं। जी हाँ, ठीक है, उसके बाद तो आपके मन में क्या फील हो रहा था कि होगा, आपको रिहाई होगी कि या आपको भी ऐसे ही जेल में ही रख दिया जाएगा? वो थॉट्स आपके मन में कभी आते थे? जब मैं नमाज पढ़ता था तो सजदा करता था, बहुत अल्लाह से शिकायत करता था कि या अल्लाह आप मुझे क्यों सज़ा दे रहे हो, मैं तो बच्चों की जान बचाने गया था। कभी आवाज़ नहीं आती थी जो कहा जाता है कि आपको तो मुझे पता नहीं था कि क्यों मुझे साथ हो रहा, और पता भी नहीं था कब छूटेंगे, क्योंकि तारीख पे तारीख मिलती रहती थी। घर वाले हमेशा ये कहते थे अगले हफ्ते आप बाहर आ जाओगे, 15 दिन बाद बाहर आ जाओगे। तो एक एक दिन, एक एक रात, एक एक बहुत लम्हा जो है बहुत काटना बहुत मुश्किल था। और मैं जो कहा ना कि ज़िंदगी जो है 2017 से पहले इतनी आसान थी कि कभी उम्मीद नहीं थी कि जेल की इतनी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। इसीलिए जो है हम लोग जो है चुप भी रहे, हमने कभी बोला नहीं। लेकिन जब मनीष भंडारी जो सप्लायर था, जिसने ऑक्सीजन सप्लाई करता था, जिसका पैसा बकाया था, उसको बेल मिल गई 9 सितंबर 2018 को। तो मैंने एक 10 पन्नों का लेटर जो है, मेरी वाइफ आई थी बच्ची के साथ मिलने, तो मैंने उनको लिख के दिया। और वो डायपर, बच्ची के डायपर से वो बाहर आया जेल के। और वो आपको बता दूं कि मैंने वो सब लिख दिया था जो मेरे साथ वो 54 घंटों में हुआ था। अब मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि लिखने के बाद मैं जेल से छूट भी जाऊंगा, पर ये इरादा पक्का कर लिया था कि दुनिया को सच बताना है। तो 18 अप्रैल 2018 को मैंने वो लेटर लिखा और 25 अप्रैल मतलब एक हफ्ते के बाद ही जो है बाहर आ गया। मुझे नहीं पता था कि लेटर लिखने से इतना बड़ा जो है असर पड़ेगा। उम्मीद नहीं थी कि जो जुडिशरी जो है ये कहती थी कि डॉक्टर कफील की फाइल जो है तारीख पे तारीख दी जाती थी। उन्होंने कहा कि नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट डॉक्टर कफील फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन, ही वाज नॉट इन्वॉल्व इन द टेंडरिंग प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ऑर्डर। तो एक तरह से जो है मुझे बड़ी राहत दी, देर से ही सही, लेकिन जब रिहा हुआ तो इज्जत के साथ रिहा हुआ। जी जी, उसके फिर जब आप रिहा जेल से निकले, उसके फोटोग्राफ्स भी आए प्रेस में, आपने काफ़ी, आपकी दाढ़ी वाड़ी थी। जी। तो उसके बाद जब आप रिहा हुए तो फिर क्या थॉट्स थे दिमाग में कि अब आगे क्या करना है? जेल में था तो एक बात ये समझ में आ गई कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हुए, अच्छे एजुकेशन लेने के बावजूद, अच्छा काम करने के बावजूद अगर आपको इस तरह से चक्की पीसनी पड़ेगी तो उनका क्या होता होगा जो बेगुनाह बेजुबान है, जिनके पास जरिया नहीं है, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं। तो धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि हमें भी बोलना होगा, जुमा खोलनी होगी। और किताबें बहुत पढ़ी मैंने, भगत सिंह से लेके अम्बेडकर जी से लेके फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेके गांधी जी,
सब पढ़ी, मार्क्स, लेनिन पढ़ा, तो समझ में आया कि दुनिया जो है वो डिफरेंट है। और जेल में था तो 9 महीने तक कोई मिलने नहीं आया, और जो है जब जेल से बाहर निकला तो हज़ारों की भीड़ थी। वो माँ बाप भी थे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए थे। तब एहसास हुआ कि शायद अल्लाह की कुछ मसलहत होगी, तभी इतनी आजमाइश ली है। तो एक मुहिम चलाई, और जिस साल बीआरडी में 63 बच्चों की मौत हुई थी, पूरे इंडिया में हमें डेटा जब मिले तो 8,20,000 बच्चे मरे थे पूरे इंडिया में, और यूनिसेफ के हिसाब से दीज डेथ्स वर प्रिवेंटेबल। सो मतलब हर घंटे पे 100 बच्चों की मौत हो रही थी। तो आई रियलाइज कि बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी वाज जस्ट अ ब्रूटल फेस ऑफ आवर ब्रोकन हेल्थ सिस्टम। तो हमने डॉक्टरों की टीम के साथ मिलकर ये हेल्थ फॉर ऑल एक मिशन स्टार्ट किया, और हैदराबाद से ही लॉन्च किया था फरवरी 2019 में, और उसके बाद पूरे इंडिया में हमने इसे लॉन्च किया, और अब तक जो है 13 चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर उनको दे चुका हूँ। और हेल्थ मिनिस्टर जो एक्स हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनको भी हमने प्रपोजल दिया था। उम्मीद थी कि कुछ सही होगा, पर अभी तक तो हुआ नहीं है, पर कहते हैं रास्ता आपका चुनना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने डॉक्टर्स ऑन रोड एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, गांव-गांव जाके लोगों का इलाज रूरल एरियाज़ में करना स्टार्ट किया, और आई एम प्राउड टू से कि हम लोग 250 मेडिकल कैंप आज तक कर चुके हैं जब से जेल से निकला हूँ, और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को हम लोगों ने इलाज किया है फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे देश में। चाहे बिहार में चमकी बीमारी हुई, चाहे वेस्ट बंगाल में तूफान आया, चाहे आसाम में बाढ़ आई, चाहे केरल में बाढ़ आई, तो जहाँ भी नेचुरल क्लैमिटी होती है हम अपनी टीम के साथ डॉक्टर कफील खान मिशन स्माइल फाउंडेशन की टीम के साथ जाते हैं और कोशिश करते हैं। और आपको बता दूं कि आज तक जो है कभी अपना पैसा नहीं लगाया, लोगों ने जो है क्राउड फंडिंग के थ्रू मदद की, लोगों ने ही दवाइयाँ दी, लोगों ने ही थर्मामीटर दिया, लोगों ने ही मास्क दिया, लोगों ने ही सैनिटाइज़र दिया। तो ये कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। तो एक ज़िंदगी का मुहिम बन गया कि जो है वो इलाज करेंगे। बाकी जो है धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जो है इंसान के बीच में जो डिवीज़न होता जा रहा है, जो नफ़रत फैलाई जा रही है, उसको भी हमें काम करना पड़ेगा। आसाम गया था सितंबर अक्टूबर में जब बाढ़ आई थी, तो एनआरसी की जो लिस्ट थी उस वक्त आउट थी, और 18.5 लाख लोग जो बाहर किए गए थे उसमें से 12 लाख से ज़्यादा जो है वो नॉन मुस्लिम थे, और सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स थे, लेबरर्स थे, रिक्शा चलाने वाले जिनके पास कागज़ नहीं थे। तो बहुत लोगों को डर था कि कहीं वो डिटेंशन सेंटर ना भेज दिए जाएं, तो उस पर हम लोग काम करने लगे। और उसी वक्त जो है सीए का एक प्रपोज़ल पास हुआ पार्लियामेंट में। हालांकि हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ये बात कही कि ये सीए जो है वो कानून जो है सिटीजनशिप देने का कानून है, लेने का कानून नहीं है। जी। तो हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, क्योंकि हालांकि क्वेश्चन उस वक्त भी थे कि क्यों आपने जो है नेपाली हिंदुओं को छोड़ दिया, क्यों आपने जो है तमिलियन जो श्रीलंका से आए उनको छोड़ दिया, क्यों जो है आपने बुद्धिस्ट जो है भूटान से आए उनको छोड़ दिया। लेकिन हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। लेकिन जब होम मिनिस्टर ने कहा क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, तो सीए के बाद एनपीआर आएगा, एनआरसी आएगा, तो हम उस प्रोटेस्ट में भी तो आपने उसमें जो सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट थे, वो आंदोलन जो पूरा था, आपने उसमें भी हिस्सा लिया। और फिर ऐसा हुआ कि आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक भाषण दे दिया, फिर उस भाषण को बोला गया कि आपने उकसाया लोगों को। तो उसके बारे में बताइए, वो भाषण में क्या ऐसा बोला था आपने जो सरकार मतलब डर गई आपसे और आपको फिर से जेल में डाल दिया? 100 से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग की थी हमने, पूरा ऑल ओवर इंडिया, झारखंड से लेके केरल से लेके आसाम तक गए थे, और एक एक दिन में 4-4, 5-5 पब्लिक मीटिंग करते थे। एक ही पब्लिक मीटिंग की थी यूपी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बच्चों से बात किया था, स्टूडेंट्स से, और यही कहा था कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। वो स्पीच अभी भी यूट्यूब पे हर जगह पे अवेलेबल है। और पर जिन्हें नफ़रत सिखाई गई है, जिन्हें ये पढ़ाया गया है कि इंसान को इंसान से डिवाइड करना है, उनको लगा कि ये भाषण भड़काऊ भाषण है।
तो योगी जी ने कहा कि गिरफ्तार करो, ये तो लोगों को जो है मिलवा रहा है। और मुझे जो है मुंबई से गिरफ्तार किया गया। और जब लोअर कोर्ट ने कह दिया, बेल दे दी, तो इन्होंने NSA लगा दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो आतंकवादी बना दिया, टेररिस्ट बना दिया मुझे। 3 बार NSA लगाया। एक NSA जो है 3 महीने के लिए होता है, जब भी खत्म होता था तो बार बार लगाते थे। पर अल्लाह का शुक्र है कि जो है अल्टीमेटली जुडिशरी जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस बोबते और जस्टिस गोविंद माथुर सर का मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्टीमेटली जो उन्होंने जजमेंट दिया, 42 पेज का जजमेंट है, उन्होंने 35 मिनट्स की जो मेरी स्पीच है उसको पूरा लिखा है उसने। और ही सेड दैट कि माई स्पीच डिप्रिकेट एनी काइंड ऑफ वायलेंस एंड हेट, माई स्पीच एक्चुअली टॉक अबाउट इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ये देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला बात हो रहा था। District magistrate has not applied his mind. He was selectively, chosen some phrases from the speech and made it like a hate and inflammatory speech. तो फिर से बाइज्जत बरी हुआ। लेकिन वही है कि जो मेरे 8 महीने फिर से गए। मेरी अम्मी जान को जब कहते हैं फर्स्ट लॉकडाउन में कहते थे कि 65 साल के ऊपर कोई बाहर निकलना नहीं चाहिए, तो मेरी अम्मी जान को जो है अलीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद और दिल्ली के चक्कर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट काटने पड़े। तो बहुत, और घर बिखर गया मुझे बच्चों से ही मुझे दूर कर दिया गया। पर एक मुहिम पूरे इंडिया में चली और मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि मैं बाहर हूँ। उसी वक्त जामिया JNU के कितने बच्चे अभी भी जेल में हैं। और आपने एकदम सही कहा कि लोग 10-10 साल 20-20 साल जेल रहते हैं, कोई उनकी कहानी को पता नहीं होती है। और लोगों को मार दिया गया। CA NRC के वक्त मुजफ्फरनगर यूपी में 18 बच्चों को गोली मार दी गई। यहाँ पे 8 साल के बच्चे को गोली मार दी गई। तो मैं अपने आप को, अल्लाह की रहमत, मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मुझे मिली और मैं बाइज्जत बाहर आया। तो आप जो सेकंड टाइम जब आप ये CA के स्पीच के चक्कर में जब आपको जेल हुई, तो इस बार का जेल का एक्सपीरियंस पहली दफ़ा से कितना अलग था? कि जेल में कुछ मतलब आपके साथ टॉर्चर हुआ, मतलब एक हरासमेंट हुई, जैसे यूजुअली जेल्स की कहानी में सुनने को मिलता है? कातिल पहले बनाया था, पहले एपिसोड के बाद 70 बच्चों का कातिल, इनफेमस डॉक्टर कफील, मर्डरर। पर जो देशद्रोही का जो टैग लगा वो बहुत धक्का था, मतलब बहुत दुख हुआ। और जैसे मैंने बताया कि आपको कि 30 जनवरी को मुंबई में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पे हम लोग एक पब्लिक मीटिंग करने जा रहे थे तुषार गांधी के साथ, और 29 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तुम्हारे सारे खून में है, तुम लोग साले पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, तुम डॉक्टर होके CA NRC पे क्यों बोलते हो। इस तरह से बात करते थे जैसे वो STF के ऑफिसर्स ना हो, कोई लेटरल विंग जो BJP की है उसके वो नंगा कर दिया जाता था। एक आदमी हाथ पकड़ लेता था, एक आदमी पैर पकड़ लेता था, और तब तक मारते थे जब तक मैं शायद बेहोश ना हो जाऊं। मुझे याद नहीं है कब तक मारते थे। ये कितने दिन सिलसिला चला जब तक आपको? मुझे 3 दिन मुंबई से अलीगढ़ ले जाने में इन्होंने 3 दिन लगा दिए, और अलग अलग बिल्डिंगों में ले जाते थे। आंखें बंद रहती थी, हाथ बंधे रहते थे, पर उसने भी नहीं तोड़ा था, मतलब मारने भी नहीं तोड़ा था। हालांकि मेरी पीठ, ये बैक, ये सब इतना चमड़ी निकल गई थी कि मैं कई हफ्ते जो है पेट के बल सोता था, पर उसने भी तोड़ा नहीं था। लेकिन भूख ने तोड़ दिया था। अच्छा, खाना भी नहीं मिलता था? खाना भी नहीं दिया, पानी भी नहीं दिया। पानी भी नहीं दिया, मतलब मैं पेशाब करता था तो यूरिन की एक बूंद जब गिरती थी तो आई यूज्ड टू हैव सिवियर यूरेट्रिक स्टोन लाइक पेन, और भूख का आलम ये हो गया था कि मैं पेट पकड़ के चिल्लाता था, उनसे रोता था। पर जब मैं मथुरा जेल पहुंचा तो सब भूल गया था। CA NRC भूल गया था, एक्टिविस्ट भूल गया था, डॉक्टर भूल गया था, सिर्फ खाना याद आ रहा था। और मुझे आज भी याद है कि मैं मथुरा जेल पहुंचते ही मैंने जो है जेलर के पैर पकड़ लिए थे और रोया था, गिड़गिड़ाया था, भीख मांगी थी कि 2 रोटी दे दीजिए, 1 गिलास पानी पिला दीजिए।
फिर भी जो है मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया इनिशियली, और जैसे लगता है बंद करके भूल गए थे। चिल्लाता था जेल की सलाखों को पकड़ के कि कोई है, कोई है, कोई है, कोई कुछ खाना दे दो, और बेहोश हो जाता था, और जब उठता था देखता था अंधेरा है, फिर चिल्लाता था, फिर बेहोश हो जाता था, फिर देखता था अंधेरा है। और ये सिलसिला जो है मुझे लगता है 2-3 दिन चला। मेरे भाई जो हैं कोर्ट से जो है इंटरफेरेंस हुआ और मुझे फिर नॉर्मल बैरक में डाला गया। मैं अपनी शर्ट को चबा गया था, इतनी भूख लगती थी कि जेल के बाहर की जो घास थी उसको खाता था। मुझे जो है हवा में चिकन, मटन, पेस्ट्री, केक दिखाई देते थे और मैं पकड़ने के लिए दौड़ता था। तो मथुरा जेल वॉज हॉरिबल। पहली बार ये एहसास हुआ कि भूख जो है वो आपको जो है सबसे ऊपर है। क्या ये जो मतलब विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 इयर्स आपने करीब 500 दिन जेल में बिताए, तो इससे क्या आप काफ़ी वीक हो गए या इसने आपको एक स्ट्रॉन्ग बना दिया कि नहीं मैं तो फाइट कर सकता हूँ, या कहीं लग रहा था कि शायद मैं बिखर ना जाऊँ ये सब? देखिए, नाउम्मीदी तो कभी नहीं हुई, नाउम्मीदी तो कभी नहीं हुई। हमेशा जो है ये जज्बा रहा कि बाउंस बैक करेंगे। और एक बार बहराइच में बच्चों की मौतें हुई थी तो वहाँ भी गया था, और तब भी जेल भेज दिया था 1.5 महीने के लिए ही सही। तभी एक बात दिमाग में आई थी कि डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। तो वो जज्बा था। और आपको बता दूं ये जज्बा अपनी अम्मी जान से आया। अम्मी जान हमेशा कहा करती थी, पूछने वाला था आपको। जी, अम्मी जान हमेशा ये कहा करती थी कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म सहने वाला होता है। अगर बेटा तुम्हारे सामने अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, अगर आपने आँख बंद कर ली तो आप भी गुनाहगार हो। तो और फिर मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, अपने आप को लकी समझता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मार दिए गए, बहुत से लोग जो हैं जेलों में 10-10 साल 20-20 साल हैं। और मैं 3-3 बार जेल मुझे भेजा है योगी सरकार ने, 500 दिन जेल रहा, लेकिन हर बार जो है कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। तो उसके बाद जब आप फिर से जेल से बाहर आ गए तो आपने फिर से अपनी ये हेल्थ फॉर ऑल की मुहिम जारी रख दी? जी जी जी। तो जी। आप बेसिकली डॉक्टर कफील खान से ज़्यादा फिर कफील खान द एक्टिविस्ट के तौर पे आ गए। तो क्या आप मतलब अभी जैसे हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, क्या अभी आपका जो डॉक्टर कफील खान है, क्या वो अभी एक्टिविस्ट कफील खान है, या वो जो डॉक्टर वाली आपके अंदर अभी प्रैक्टिस आप करते हैं, अभी भी बच्चों का इलाज करते हैं, या आप? यस, आई लव किड्स। ओके, जिस दिन मैं मेडिकल कैंप करता हूँ, जिस दिन किसी बच्चे का इलाज करता हूँ, वो ठीक हो जाता है, अपनी माँ की गोदी में हंसता हुआ घर जाता है, उस दिन दिली सुकून मिलता है और अच्छी नींद आती है। इसीलिए जब मुझे नौकरी से अभी निकाल दिया गया तो हमने ये एक मिशन स्माइल हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है, जिसमें जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल की तरह जो है सारी फैसिलिटीज़ होंगी। इंशाल्लाह चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा जहाँ बिलिंग काउंटर नहीं होगा। ये कोशिश है, ये मुहिम है कि ये स्टार्ट करेंगे। तो डॉक्टर जो है, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टरी पेशा है मेरा, अल्लाह ने जो है वो हुनर दिया है मुझे, तो मैं वो ही रहना चाहता हूँ। और मैं आपको बताया ना कि मैंने 250 कैंप्स हमने किए इन 3 सालों में जब से जेल से बाहर आया। लेकिन अभी ऐसा भी, जैसे हम आपके काफ़ी और सारे इंटरव्यूज़ आए, या कल जैसे आपने बुक लॉन्च के टाइम पे भी आपने मेंशन किया कि आप अपने अपनी तरफ से एक कॉन्फिडेंस दिखाई कि आप राजनीति में भी आना चाहते हैं। तो एक ऐसा है ना कि पॉपुलर एक कॉन्सेप्शन है कि कहते हैं कि ये राजनीति तो काफ़ी गंदी चीज़ है, आप कितना भी कोशिश करो वहाँ पे गंदगी भरी पड़ी हुई है। जैसे हमारे साथ एक एग्जांपल ऑलरेडी है अरविंद केजरीवाल की, जैसे वो जब आए थे कि मैं सिस्टम क्लीन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, सिस्टम में आने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि वो भी सिस्टम की तरह ही बन गए हैं। तो आपका क्या एक इंस्पिरेशन है कोई आपका पॉलिटिक्स में आने का, कि क्या करेंगे आप राजनीति में आके? कोई उम्मीद है कि अगर आपके जैसे लोग आएंगे एक्टिव राजनीति में, पहले तो ये कि कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि राजनीति का जो खेल है वो बिल्कुल अलग खेल है। वो उसकी एग्जांपल हमने मणिपुर में देखी, जो इरोम शर्मिला है, उन्होंने काफ़ी साल अपनी ज़िंदगी के लोगों के हक के लिए लड़ा, लेकिन जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उनकी जीत नहीं हुई वहाँ पे। तो क्या आप ये सब चीज़ें आपने
मतलब इनके ऊपर गौर किया कि पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं क्या आप? देखिए, आई फील द सिस्टम इज समटाइम्स द सिस्टम इज सो करप्ट दैट यू हैव टू कम टू द इनटू द सिस्टम टू फिक्स इट। तो कभी कभी लगता है कि यस, सिस्टम में आना पड़ेगा उसको सही करने के लिए। राजनीति की बात है तो ज़रूर मैंने कहा है कि अगर मौका मिलेगा तो मैं गोरखपुर से जो है योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ लड़ना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि 5 साल में उस बंदे ने जो है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ पॉपुलेशन के साथ कोई सही काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ अली बजरंग बली शमशान कब्रिस्तान अब्बा जान और जिन्ना में उलझाए रखा लोगों को। कोविड में हमने देखा किस तरह से मिसमैनेजमेंट से लाखों लोगों की मौतें हुई, नदियों में लाशें आई। और सबसे ज़रूरी बात है कि जो कास्ट के नाम पे, जो रिलीजन के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है यंगस्टर के माइंड पे, मैं आज देखता हूँ 18-20 साल के जो लड़के हैं वो भी जो है हमारी कम्युनिटी के भी उसी लैंग्वेज में बात करने लगे हैं। तो हमें जो है जो ब्रदरहुड का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट दिया गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, उसकी के लिए हम लोगों को एक एज अ नॉट ओनली अ डॉक्टर, एज ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो अगर मौका मिलेगा तो करेंगे, राजनीति से कोई गुरेज नहीं है। हाँ। लेकिन अभी जो है वो डॉक्टर्स ऑन रोड इनिशिएटिव हम उस पर काम कर रहे हैं। रही बात तो यूपी की इलेक्शन की, सीधा सा आपको समझ में आना चाहिए सबको कि अगर मैं राजनीति में यूपी में होता चुनाव के इंटरेस्ट, तो मैं हैदराबाद में बैठ के आपसे इंटरव्यू नहीं दे रहा था जब इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन तो आपने एक इच्छा जाहिर की है कि अगर जरूर तो ये मौका आप कहाँ पे जैसे ढूंढ रहे हैं? आप गोरखपुर से, मैं गोरखपुर से, गोरखपुर मैं समझ रहा हूँ। आप कौन सी पार्टी के विचारधारा जो है उनसे थोड़ा आपका जो है कनेक्शन है, तो किसी पार्टी से लड़ेंगे आप या आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा हो जाएंगे? मैं हर उस पार्टी का सपोर्ट करूंगा जो कि नफरत जो है इंसान को इंसान में जो डिवाइड करती है उसके खिलाफ जो है काम करती है। जो पार्टी जो है डेवलपमेंट की, स्कूल की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, रोजगार की बात करती है, उस पार्टी का सपोर्ट करूंगा। अभी तक आपको किसी पार्टी ने ऐसे अप्रोच किया कि आप उनके राजनीति में शामिल हो? नहीं, मैं देखिए मैं अखिलेश जी से ही मिला हूँ, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। मैं प्रियंका जी का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। जब मथुरा जेल से जब निकला था तो जेल से और मथुरा से और गोरखपुर की दूरी 700-800 किलोमीटर है, और यूपी में जो है ठोक दो और गाड़ियाँ पलट जाती हैं। तो अम्मी जान और वाइफ को थोड़ा डर हुआ था, और उसी वक्त प्रियंका जी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मथुरा से बगल में भरतपुर है जो कि कांग्रेस की वहाँ सरकार है राजस्थान में, अगर आप वहाँ पहुँच जाइए तो आपको सिक्योरिटी देंगे। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। द हेल्प केम व्हेन वी नीडेड द मोस्ट। तो मैं सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुका हूँ और हर उसके साथ काम करना चाहूँगा जो देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो मतलब कफील खान इज रेडी फॉर पॉलिटिक्स? मौका मिला तो अभी तो मैं जो आपसे कहा कि मैं हेल्थ फॉर ऑल और ये 2 मुहिम चला रहा हूँ, इसी पे कंसंट्रेट किया हूँ, और कोशिश है कि जो है ये दूसरी किताब भी पूरी कर लूँ जो है। तो मुझे लगता है कि कलम की जो ताकत होती है वो बड़ी होती है, लोगों तक ये बात पहुँचे, और इसलिए कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये उर्दू में भी आए, हिंदी में भी आए, अदर लैंग्वेजेस में भी आए। तो इसमें अभी हूँ, और लेकिन हाँ ज़रूर अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो तो करूँगा। एक और बात मुझे पूछनी थी, जैसे मतलब ये सारा आपके ऊपर टारगेट एक के बाद एक होता जा रहा, आपको जेल भेज दिया गया, एक बार आप रिहा हो रहे हैं, दूसरी बार कोई इल्ज़ाम डाल रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपके भाई पे भी अटैक हुआ। तो मेरे भाई को गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद थे, योगी आदित्यनाथ। उस रात 500 मीटर की दूरी पे रमज़ान का टाइम था, और तरावी पढ़ने के बाद अम्मी जान के लिए स्लीपर लेने गए थे गोरखनाथ मंदिर के पास, और 2 स्कूटी सवार जो है, जैसे आपने हिंदी मूवी में देखा होगा कि जो है दौड़ा दौड़ा के गोली मारी थी, 4 गोलियां मारी थी। और उसके बाद यूपी की पुलिस आई और उन्होंने इलाज नहीं करने दिया, दे डिलेड द इमरजेंसी सर्जरी। मैंने इस बुक में वो CT स्कैन भी लगाया है, जो भाई के गर्दन में गोली
लगी हुई थी, कैरोटिड आर्टरी के पास थी, उसका खून बहा जा रहा था। और ये जो गोली है, ये बुलेट है, ये गर्दन में यहाँ फंसी हुई थी। और इसको रणविजय दुबे जो न्यूरो सर्जन थे उस वक्त, वो कह रहे थे निकालना ज़रूरी है। मैं भी देख रहा था, मेरा भाई जो है तड़प रहा था, खून बहा जा रहा था, लेकिन 4 घंटे तक उन्होंने वैन में डाल के वो घुमाते रहे। वो चाहते थे वो मर जाए। तो इसके अलावा जो है घर तो जो है बहुत, आपको पता होगा कि 8 लोगों को जेल हुई थी और 7 लोगों को नौकरी वापस दी गई। मुझे हाई कोर्ट से और 8 अलग अलग इंक्वायरी कमेटी से, मेडिकल निग्लिजेंस, करप्शन से क्लीन चिट मिलने के बावजूद नौकरी से, चुनाव के जस्ट 1 महीने पहले नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि मैंने कोर्ट में फिर से केस कर दिया है अपनी नौकरी वापस। आप उसके बारे में लड़ रहे हैं अभी भी? यस, हाँ, फाइट द केस इन लखनऊ हाई कोर्ट, और इंशाल्लाह मुझे नौकरी वापस मिलेगी। मेरा अपना हमेशा से ये सोचना है कि जैसे ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, वैसे ही नौकरी भी किसी के बाप की नहीं है। वो मुझे जो है इन सब चीज़ों से, इंटीमेशन से जेल भेज के या फिर दबाव डाल के मुझे चुप नहीं करा सकते। ये जद्दोजहद मेरी नहीं है। ये नौकरी मैं इसलिए पाना चाहता हूँ कि ताकि दोबारा कोई डॉक्टर कफील के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। लेकिन हाँ, वो आपकी बात तो बिल्कुल सही है। तो आप कह रहे हैं कि अभी आप हिम्मत नहीं हारी है, आपको भरोसा है, लेकिन फिर ये भी होता है कि इंसान के, आपके जैसे आपने बोला 2 बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके भाई पे अटैक हुआ, तो कभी आपको डर महसूस हुआ कि ऐसा फील हुआ या कि आप यूपी छोड़ के चले जाएं? नहीं, या ऐसे थॉट्स, या आपकी फैमिली ने कभी बोला कि हमें ये स्टेट जो है, क्योंकि अभी तो जब मैं बुक लिख रहा था तो अम्मी जान बहुत परेशान हुई। उन्होंने कहा कि बेटा जो है ये लोग शैतान हैं, इनसे नहीं लड़ सकते। तो अम्मी जान को ही मैंने कहा कि अम्मी जान, किसी न किसी को तो बोलना होगा, किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। तो एवरीबडी कांट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर, समबडी हैज़ टू स्पीक। तो ये सोचता हूँ मैं, और डर कभी नहीं लगा, डर नहीं लगा। हाँ, कभी कभी जो है फैमिली की वजह से जो है, क्योंकि ना सिर्फ मैं, पूरी फैमिली को जो है गुजरना पड़ा है बहुत कठिन काम से। ना सिर्फ मेरी अम्मी जान और वाइफ को, मेरे बच्चों को, मेरे भाई, मेरे बहनों के फैमिली को भी बहुत। अपने ही शहर में मैं अनटचेबल हो गया, अछूत हो गया, कोई बात नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, फाइनेंशियली टूट गया पूरी तरीके से लीगल बैटल करते करते। पर गोरखपुर छोड़ने का कभी इरादा नहीं हुआ। हालांकि ऑफर तो बहुत आया कि यूएस आ जाइए, ग्रीन कार्ड दे देंगे, कनाडा चले आइए, ऑस्ट्रेलिया में असाइलम ले लीजिए, लेकिन नहीं, अगर हर कोई चला जाएगा तो इंसाफ की जद्दोजहद कौन करेगा? तो किसी न किसी को नहीं, या गोरखपुर से छोड़ के किसी इंडिया के ही किसी और शहर जाने की कभी नहीं। देखिए, क्यों, जो मैं, जहाँ मेरी पैदाइश है, जो मैं हूँ, और वो उसे मैं क्यों छोड़ दूँ? मेरे बाप दादा वहाँ पे रहे हैं, मैं अपनी ज़मीन से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, अभी क्या लगता है आपको, जैसे यूपी के अभी चुनाव आने वाले हैं, तो आपको लगता है कि योगी की जो सरकार है वो अभी पावर से चली जाएगी वहाँ? एक बात तो क्लियर है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि बीजेपी को भी रियलाइज हो चुका है कि वो अनुपयोगी मुख्यमंत्री थे। 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। इट्स अ गुड फाइट। जैसे वेस्ट बंगाल में बाईपोलर इलेक्शन हुआ और ममता बनर्जी वैसे बीजेपी था, ऐसे ही जो है यूपी में भी अखिलेश वर्सेस बीजेपी है। अच्छा, तो आप बोल रहे हैं कि मेन फाइट वहाँ पे अखिलेश दे रहा है? डेफिनेटली दैट इज। मायावती का क्या सीन है वहाँ? मायावती जी साइलेंट हैं, क्यों साइलेंट है नहीं बता सकता, पर ये है कि पूरे यूपी में इस वक्त जो है अखिलेश वर्सेस बीजेपी की फाइट है, बाईपोलर फाइट है। हालांकि बीजेपी उसे ट्राई कर रही है, उसे एहसास हो गया है कि योगी का चेहरा लेके, उन्होंने इनिशियली, आपको याद होगा, नारा दिया था कि 2022 में योगी और 2024 में मोदी, उसको वापस ले लिया है। अब आप यूपी जाएंगे तो आप पोस्टर से योगी जी के पोस्टर्स गायब हो चुके हैं, मोदी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं। तो उसको मोदी वर्सेस अखिलेश करने की कोशिश की जा रही है, और हमें ये मानना पड़ेगा कि मोदी जी का एक बड़ा टॉल स्टेचर है, कल्ट है, खासकर हिंदी बेल्ट में लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो जो फाइट है उसमें मोदी जी को एज है, मैं कहूँ बीजेपी को एज मिलता है। लेकिन कहते हैं राजनीति में 24 घंटे भी
बहुत होते हैं, तो अभी 2 महीने का इलेक्शन है। यहाँ के हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब भी वहाँ पे चले गए हैं चुनाव लड़ने, तो क्या लगता है उनका वहाँ पे चुनाव लड़ने का आपके क्या कमेंट्स हैं? नहीं, कि नहीं, उनको मैं बता दूं, वो क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर काफी इल्जामात लगते हैं कि ये तो इनका चुनाव लड़ने से बीजेपी को ही हेल्प होगी क्योंकि वोट बटेंगे, लेकिन वो कुछ और थ्योरी अपनी देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ओवैसी का नहीं, मैं क्या आपको बता रोल रहेगा वहाँ पे? जिस तरह से मुसलमानों ने वेस्ट बंगाल में एक मुश्त इन ब्लॉक जो है टीएमसी को सपोर्ट किया था, ऐसे ही यूपी में भी मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया है एन ब्लॉक वो साइकिल पे जो है वोट करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वो फैक्टर वहाँ पे काम कर पाएगा। अच्छा, तो चंद्रशेखर आजाद अभी गोरखपुर से लड़ रहे हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। yes, yes. तो आप क्या, अगर आप नहीं लड़े इलेक्शंस, तो क्या आप उनके लिए वहां पे कैंपेनिंग करेंगे अगर वो आपको बुलाएंगे? जी जरूर करूंगा। मैं और चंद्रशेखर अच्छे दोस्त हैं पर्सनल लेवल पे, और जो चंद्रशेखर जी कभी उसी टाइम जेल गए थे जब मैं गया था, और मुझे आज भी याद है जब मथुरा में जब एनएसए लगाया गया, मुझे मथुरा जेल रखा गया था, तो मेरी वाइफ के साथ जंतर मंतर से लेके लोकसभा तक का जो सफ़र किया था उन्होंने मेरी वाइफ के साथ लेके आवाज़ उठाई थी। तो हमारी अच्छी बनती है, और अगर वहाँ गोरखपुर से नहीं लड़ा तो ज़रूर मुझे लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे योगी के खिलाफ, तो सपोर्ट करूँगा। अच्छा, अगर आपको मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ आपको मुलाकात करने का मौका मिल गया, तो क्या कहेंगे आप उनसे? नफरत नहीं फैलाइए। जो देश के जो सबसे ज़रूरी है, यंगस्टर के माइंड जो है जो एक पोल्यूटेड होता जा रहा है, उसके मोहब्बत और भाईचारे का जो पैगाम है वो देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो यंगस्टर के जो माइंड में जो स्कार दिया जा रहा है दैट विल टेक डिकेड्स टू हील, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी सरकार बदल जाने से वो चेंज हो जाएगा। लोग जो है अब आज जैसे किसी को ड्रग्स या फिर अल्कोहल से हाई मिलता है, बहुत से यंगस्टर जो हैं अब किसी के मारने पे, किसी के कत्ल होने पे उनको हाई मिलने लगा है, वो खुशियाँ मनाने लगे। तो ये दिस इज़ अ वेरी डेंजर प्रेसिडेंट, और उसको मुझे लगता है कि देश को जो है ज़रूरत है कि ऐसे लीडर की, ऐसे राजनेता की जो फिर से जो है माहौल इंडिया में बना सके। अच्छा, जो अभी जैसे रिसेंटली आपने बात की कि देश में काफ़ी नफरत का माहौल फैलाया जा रहा है, तो अभी रिसेंटली हरिद्वार में एक हेट स्पीच कॉन्क्लेव जैसा हुआ था, काफ़ी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। आपने वो भाषण सुन के आपको क्या लगा, कैसा फील हुआ? कि वही कह रहा हूँ कि ये जो नफरत फैलाई जा रही है, जो हरिद्वार में हुआ। अभी आपको एक दूसरा इंसिडेंट दे दूँ, वैष्णो देवी में एक स्टैम्पीड हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हुई, और मैंने एक ट्वीट किया था और अपनी हमदर्दी, मतलब दुख हुआ था क्योंकि दिल से कि 12 लोग मरे हैं, उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की थी। तो मुझे ही जो है हज़ारों गालियाँ दी गई, और किनके द्वारा, जो आज से 4 महीने पहले डॉक्टर कफील को रिहा करो वो दे रहे थे। तो नफरत का जो ये पैगाम है दोनों तरफ से फैल रहा है, और ये नहीं फैलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद जो है उन लोगों को जेल हो चुकी है। ये ऐसे चुनिंदा लोग हैं, इन लोगों की तो बात भी नहीं करनी चाहिए मुझे लगता है। तो चलो आखिरी में इसके बाद हम रैप अप करेंगे। जो हिंदुस्तान का यूथ है, क्या डॉक्टर कफील खान उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं 3 ही बात करता हूँ हर जगह। एक तो आपका अमाल सही होना चाहिए, किसी को धोखा नहीं दो, किसी को झूठ नहीं बोलो, किसी को दुख नहीं दो। आपका अगर दिल कहता है कि ये काम सही है, तो चाहे जितनी भी प्रॉब्लम है उसे ज़रूर करो। यू शुड चूज़ द पाथ, रेस्ट यू लीव इट टू द अल्लाह। एंड अगर आपका दिल कचोट रहा है, आप कह रहा है कि ये काम गलत है, नहीं करो, तो कभी मत करो। दूसरा, एजुकेशन को। आज मैं जो भी जद्दोजहद कर पा रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ कि मेरे अम्मी अम्बू जान ने मुझे पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया। और तीसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मोहब्बत फैलाइए, भाईचारा फैलाइए। जो नफ़रत की जो ये बातें हैं, फेक जो मिस इन्फॉर्मेशन है, उससे दूर रहिए। किताबें पढ़िए, और जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है वो टिकटॉक और रील और शॉर्ट से नहीं, सही मायने में किताबों से लीजिए। चलिए डॉक्टर कफील खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर
एंडेवर्स। और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि डॉक्टर कफील खान की ये जो किताब है, आप भी प्लीज़ आप ऑर्डर कीजिए अपने नज़दीकी दुकान से लेके, आप पढ़िए और आप इनकी कहानी इस किताब से जानिए। ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर कफील।